हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन खुद में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हैं, पूरा कह सकते हैं जिस्ट है। हाँ, क्योंकि ये इतना मतलब कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है सेक्शन 10 को पढ़ना। कौन कौन सी चीजों के प्रेजेंस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा मिलता है, वो बताता है हमारा सेक्शन 10। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे होंगे जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे एलएलबी के एग्जाम में हो, चाहे जुडिशियरी मीन्स के एग्जाम में हो, कि क्या एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। इस तरह का आप लोग, आई होप आप सब लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो पुटअप होता ही है। तो ये सेक्शन इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले ये जानिए कि ऑफर पहले दिया जाता है किसी भी, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि ऑफर देगा, सामने से उसका एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है तो वो क्या होता है, ऑफर फिर एक्सेप्टेंस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। प्रॉमिस विच इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, ठीक है। कोई भी प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो वो एग्रीमेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट जो कि बैक्ड बाय लॉ यानी विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले ऑफर, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बेसिक है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 10 में क्या है। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो पहले सुनिए, और ये चैप्टर नंबर 2 में आता है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स, ये चैप्टर 2 है और उसमें सबसे पहला सेक्शन ही सेक्शन 10 है। तो सेक्शन 10 में बेयर एक्ट में क्या लिखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। सभी एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का फ्री कंसेंट उसमें होना चाहिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन जो कि लॉफुल होगा, एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी लॉफुल होगा, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो कहीं पे भी डिक्लेयर ये नहीं किया जाना चाहिए कि ये वॉइड है, कहीं पे भी ऐसा मेंशनिंग नहीं होगा, कोई भी लॉ में, कोई भी एक्ट में कहीं ये नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह का एग्रीमेंट या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, ठीक है। तभी इस तरह का एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा मिलेगा। यही है लिखा हुआ हमारे बेयर एक्ट में। उसके बाद देखिए, नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ये जो सेक्शन 10 में लिखा है ये किसी तरह का लॉ को, इंडिया में जो भी लॉ है किसी तरह को ये अफेक्ट नहीं करेगा, एडवर्सली नहीं करेगा अफेक्ट, and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of documents। अब ये जो पहले पैरा में हमने देखा, देखिए आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट्स में, कि जो फर्स्ट पैरा में लिखा है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज द्वारा किया जाना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सभी चीजें होनी चाहिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। लेकिन सेकंड पैरा में ये कह रहा है कि अगर कोई अदर लॉ में अगर ऐसा मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए रिटन फॉर्म में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्रेजेंस ऑफ विटनेस में होना होगा, तो वो भी वॉइड नहीं होगा, ठीक है। उस एक्ट के तहत भी अगर फॉलो हो रहा है तो भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सेकंड पैरा ऑफ सेक्शन 10 बता रहा है। अब क्या है एसेंशियल चीजें क्या है। एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला, देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट, ठीक है, एक कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कंसिडरेशन हमारा कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2D में, ठीक है। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइंड है, तो ये इंक्लूडेड है। और साथ में सेक्शन 25 जहां पे कुछ लिखा हुआ है कंसिडरेशन को लेके ही कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा अनलेस इट इज इन राइटिंग, और किसी प्रायर डेब्ट को चुकाने के लिए कुछ इस तरह का हो रहा है, अगर प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन, पिछले पास्ट में कुछ होना, ये सभी चीजें सेक्शन 25 में है। तो सबसे पहला चीज जो सम कंसिडरेशन होना चाहिए, तो उसमें सेक्शन 2D और 25 इंक्लूड हो जाता है। अब नेक्स्ट होता है द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज को जो है कॉम्पिटेंट होना होगा, ठीक है, मेजर होना होगा, साउंड माइंड का होना होगा, ये सभी चीजें हैं।
जो कि जब हम लोग सेक्शन 11-12 पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज होने चाहिए। देयर कंसेंट इज फ्री, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, किसी तरह का दबाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, क्वेश्चन, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट का जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 13 से लेके 22 तक, ठीक है। समझ में आ रही है कितनी सारी चीजें हैं इस सेक्शन में। और देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए। तो ये कौन से सेक्शंस कवर करते हैं? सेक्शन 23 से 30 तक। तो देखा जाए तो सेक्शन 11, 12, 13 फिर 22 से 30 ये इतने सारे सेक्शंस कवर कर रहा है। और कंसिडरेशन का 2D। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि सेक्शन 10 कितना इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहला क्या, देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट, एक कंसिडरेशन होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होने चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल एंड देयर कंसेंट इज फ्री, कंसेंट भी जो है वो फ्री होना चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर किसी एग्रीमेंट में प्रेजेंट हो रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यही बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 10। तो ये छोटी सी जानकारी थी, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एज सिविल ऑब्लिगेशन, ये एक छोटा सा क्लॉज है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कन्फाइंस इटसेल्फ टू द एनफोर्समेंट ऑफ वॉलंटरीली क्रिएटेड ऑब्लिगेशंस। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कन्फाइन करता है अपने आप को ताकि इन्फोर्समेंट करवा सके वॉलंटरीली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस। लेकिन इट डज नॉट कवर द होल रेंज ऑफ सिविल ऑब्लिगेशंस, लेकिन सारे सिविल ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी ऑब्लिगेशंस ऑफ सिविल नेचर लाइक दोज इम्पोज्ड बाय लॉ और क्रिएटेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ ए ट्रस्ट whose violation may be actionable under the law of torts or of trust or under statute, but they are outside the field of contract, ठीक है। लेकिन ये सभी चीजें इन्फोर्सेबल तो हो सकती है लेकिन ये आउटसाइड द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये सिविल ऑब्लिगेशन से भी काफी बार एमसीक्यूज पुट हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सिविल ऑब्लिगेशन तो है लेकिन पूरा जो सेक्टर है सिविल ऑब्लिगेशन का पूरा रेंज को ही कवर नहीं करता है। कुछ ऐसे सिविल नेचर के ऑब्लिगेशंस हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं लॉ द्वारा या एक्सेप्टेंस ऑफ ए ट्रस्ट के द्वारा, जो कि पेरिफेरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। तो सिविल ऑब्लिगेशन का एक पॉइंट था जो कि मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट होते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो सेक्शन 10 से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। और क्या प्रॉमिस है, क्या ऑफर एक्सेप्टेंस के होने से होता है, कंसिडरेशन हो जाएगा तो फिर एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ गया है और सेक्शन 10 समझ में आ गया है तो जरूर से मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे। और इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा पहले वो सारी चीजें हम लोग कवर करके उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।